और अगर हम अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स दें विच विल बी इवन बेटर, कि हमें ये समझ में आता है कि हमने भी ये अप्लाई किया है अपनी लाइफ। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ी है। UPSC CSE 2020 में रैंक 89 हासिल करने वाली कृति चाचरा जी। कृति जी का ये 4th अटेम्प्ट था एंड शी हैज बीन सक्सेसफुल टू मेक हर नेम इन द फाइनल लिस्ट। वेलकम मैम टू स्टडी IQ। थैंक यू। So glad that you're here with us और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो ये 4 साल की जर्नी है, सारे अप्स एंड डाउन्स जो भी लर्निंग्स है वो हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे से they'll imbibe through your experience in their preparation. So once again, ma'am, congratulations and welcome to Study IQ. थैंक यू। अगर मैम मैं आपके जर्नी की बात करूं तो what was the motivation जो आपको 4 अटेम्प्ट तक मोटिवेटेड रखा इस एग्जामिनेशन में? सिर्फ एक लाइन, that I can do it. That is all. And I had that self-determination and I never lost hope in myself. This is what I would like to say to everyone who is going through the 2nd, 3rd, 4th or even the 5th or even the last attempt. This is my request to all the viewers of yours and the youth of the country that you should not give up. This is the key. This is a beautiful message कि I can do it. लेकिन मैम मैं बहुत सारे यूथ के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगी, अगर 4 अटेम्प्ट आते आते बहुत ज्यादा सोसाइटल प्रेशर्स हो जाता है कि नाउ यू शुड गेट अ जॉब, बहुत सारे लोग एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस के लिए फोर्स करते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना है? व्हाट शुड बी देयर मोटिवेशन एंड इनर स्ट्रेंथ? फैमिली सपोर्ट रहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव। उन्होंने कभी मेरे को ऐसा कुछ देयर वाज सोसाइटल प्रेशर, बट मेरे मॉम डैड ने मुझे उससे हमेशा अलग ही रखा। अगर वैसा नहीं भी है, अगर रिलेटिव्स कुछ प्रेशर बना भी रहे हैं, तो यही एग्जाम डिमांड भी करता है। अगर हम IAS बनते हैं, हमारे जीवन में, हमारे ऑफिस लाइफ में और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हमें उन सबको टैकल करना है, सबको हैंडल करना है। तो इसी का आगे सोच के भी हम यही करें कि आज जो हम IAS बनना चाहते हैं, आज से ही उसकी तैयारी स्टार्ट करें। आज से ही हम सोचे कि हाँ, हम IAS हैं, हम SDM हैं डिस्ट्रिक्ट के। सो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व भी करें। तो यहीं से हम स्टार्ट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 1-2 बंदा होगा ही जो आप में विश्वास रखेगा, उन्हीं से कॉन्टैक्ट रखें। रिलेटिव्स अगर नहीं भी सपोर्ट कर पा रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा हम डिस्टेंस बना लें, या फ्रेंड्स जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी हम डिस्टेंस बना लें। और सोशल मीडिया तो एकदम हम बंद ही करते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन भी है और वो हमें मतलब डिमोटिवेट भी करता है। अगर कोई हमारी फ्रेंड की जॉब लग गई है तो हमें डिमोटिवेशन होगा ही, उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो यही की पॉइंट्स मैं देना चाहूंगी। मैं आपकी स्ट्रैटेजी की बात करूं, 4 अटेम्प्ट्स में बिल्कुल, हाउ डिड यू फ्रेम योर स्ट्रैटेजी टू ऑल योर जर्नी ऑफ एग्जामिनेशन? सो मैं जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मैंने 2017 में दिया था। वो इतना सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स ओनली। तो उसके बाद वाला जो मेरे सीरियस अटेम्प्ट है, मैं वहां से स्टार्ट करना चाहूंगी। 2018 में मैंने मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी। मतलब मैं सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करके चल रही थी, क्योंकि मेरे को सबने कहा था कि प्रीलिम्स इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज। तो मैंने मेंस इंटरव्यू कुछ भी देखा नहीं था। तो द की पॉइंट वाज कि मैं इंटरकनेक्टेडनेस बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया था। द की ऑफ दिस एग्जाम इज, एंड द यूनिकनेस ऑफ दिस एग्जाम इज, कि हर स्टेज पे हम UPSC कुछ डिफरेंट डिमांड करता है, कुछ यूनिक डिमांड करता है। पर एक बहुत प्यारी बात है कि पूरी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टैंड अलोन प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं, हमें मेंस और इंटरव्यू को साथ में ही लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर हमें एक बुक हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम सिर्फ पढ़ ना जाएं, हमें उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका द नैक ऑफ इट हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इवन ज्योग्राफी। कुछ लोग कुछ सब्जेक्ट्स को इग्नोर ही कर देते हैं, जैसे मिडीवल इंडिया है, हम इग्नोर कर देते हैं कि चलो 2 ही क्वेश्चंस तो आएंगे। पर इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि इस बार मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मिडीवल के, और मिडीवल के सोर्सेज भी हमें आजकल जो कन्वेंशनल सोर्सेज है वहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, डेडिकेशन। मतलब हम चलते रहें और हम सोचे ना कि क्या हम कर रहे हैं, दिन और रात हमें सोचना नहीं चाहिए। स्ट्रैटेजी में मैंने ये देखा था कि प्रीलिम्स में हमें डाइवर्स सोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों हमेशा साथ लेकर चले। मतलब अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम उसको न्यूज़पेपर के साथ कनेक्ट करके चलें। सिर्फ पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
हम करंट अफेयर्स को जब तक उससे कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक विल नॉट बी सक्सेसफुल। ये तो आपने स्ट्रैटेजी बता दी कि किस तरीके से प्रीलिम्स में बहुत ही डाइवर्स सोर्सेस चाहिए, लेकिन स्टैटिक प्लस डायनामिक क्वेश्चन को किस तरीके से इंटरलिंक करना है। मैम, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उनके लिए हमेशा एक करंट अफेयर्स एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है, कैसे कवर करना है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कैसे करंट अफेयर्स को कवर किया? क्योंकि जैसे न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर को लोग बहुत बड़ा एक चैलेंज, एक खुद में एक सिलेबस मानते हैं। करंट अफेयर्स इज वेरी डाइवर्स, हम कभी भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे यूपीएससी में। तो करंट अफेयर्स हमें मैक्सिमम कवरेज के लिए जो मैंने किया था, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। न्यूज़पेपर में हिंदू फॉलो करती थी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। इंटरव्यू के लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी ऐड कर दिया था और मिंट मैंने ऐड किया था इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, हिंदू जब आएगा तो हम दूसरों की इंटेलिजेंस पे ना रिलाई करके अपनी इंटेलिजेंस पे सबसे पहले रिलाई करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम मंथली मैगजीन एट द एंड ऑफ द मंथ या नेक्स्ट मंथ के 15th डे पर हम उसे खरीदते हैं और उसे ही हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं, विच इज गुड। बट उससे ज्यादा हमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए हमें अपनी इंटेलिजेंस पर ज्यादा रिलाई करना चाहिए। मैंने न्यूज़पेपर नोट्स डेली बनाए थे हिंदू के, मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से अलग नोट्स बनाए थे और मेंस के हिसाब से मैंने सारे एडिटोरियल्स का एक एक लाइन नहीं लिखी थी, बट मैंने कुछ बहुत आई आई लाइक अगर कुछ बहुत अच्छी लाइन है जो मैं यूज कर सकती हूँ अपने आंसर्स में, अपनी इंट्रोडक्शन में, तो वो मैंने नोट डाउन कर ली थी। मैंने डेटा पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे। और हमें कोई भी पेज न्यूज़पेपर का इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट टाइमर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि हमें न्यूज़पेपर में बहुत टाइम लगता है, बट यू शुड नो यू आर नॉट अलोन। सबको ही 2 से 2.5 घंटे लगते ही है। हाँ, 3 से 4 घंटे आप ना लगाएं, थोड़ा सा उसे रिस्ट्रिक्ट करें। अगर 2 घंटे भी लग रहे हैं, दैट इज नॉट एन इशू। तो प्रीलिम्स के लिए हम सारे पेजेस पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि चलो सिटी का पेज छोड़ दें या स्पोर्ट्स का पेज छोड़ दें। स्पोर्ट्स का थोड़ा सा इग्नोर कर भी सकते हैं, बट सारे पेजेस में से कुछ ना कुछ प्रीलिम्स की जो आपको फैक्ट्स हैं वो हमें नोट डाउन करना ही चाहिए। और सिर्फ नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 2 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है हमें 3-4 बार रिवाइज कर लेने चाहिए। लाइक द एंड ऑफ 2 मंथ्स में जो प्रीवियस जो 2 महीने के मैंने नोट्स बनाए होते थे वो मैं रिवाइज कर लेती थी। मेरी रिविजन की एक साइकिल, हर 2 महीने में अपने करंट अफेयर्स रिवाइज करती थी और स्टार्टिंग से करती थी। ये नहीं कि सिर्फ 2 महीने के कर लिए, बाकी पुराने भी मैं रिवाइज करती और फिर उसे हाईलाइट कर लो। 3rd या 4th रीडिंग में उसे हाईलाइट भी कर लो। मैम, नोट्स मेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस एग्जामिनेशन का एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है जो आपको रिवीजन में हेल्प करता है। तो आपने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए थे और एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन को आपको हेल्प कैसे किया उन्होंने रिवीजन के लिए? जो सिलेबस है हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव सिलेबस है यूपीएससी का, एंड मोस्टली कैंडिडेट्स सिलेबस को बहुत बार नहीं पढ़ते। मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करूंगी, नोट्स मेकिंग फॉर प्रीलिम्स। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने करंट अफेयर्स के डेली नोट्स बनाए थे, उसके न्यूज़पेपर नोट्स मैंने डेली बनाए थे। दूसरी चीज, मेरे को हिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे को वो फैक्ट्स वगैरह याद नहीं रहते। ऐसे तो स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, लाइक क्योंकि इट इज अ वेरी एक्सटेंसिव बुक और उसकी एक एक लाइन हमें पता ही होनी चाहिए। पर मैंने सिर्फ वो जो फैक्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उन फैक्ट्स के मैंने नोट्स जरूर बनाए थे क्योंकि मैं आई यूज्ड टू फॉरगेट, तो उनके नोट्स मैंने अलग से बनाए थे। ज्योग्राफी के लिए मैंने थोड़े से डाइवर्स सोर्सेज लिए थे, जैसे मैंने पुरानी एनसीईआरटी के कुछ बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाए थे। अब नोट्स का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब बुक लेते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वी एंड अप कॉपिंग द इंटायर बुक। हम मतलब पूरी पूरी लाइनें कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, पर वो हमें नहीं करना है। इसके लिए 2 चीजें। पहली चीज, हम पहली रीडिंग में नोट्स कभी नहीं बनाने चाहिए, 3rd या 4th रीडिंग में नोट्स बनाए। और दूसरी चीज, बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाए, क्योंकि अगर हम लाइंस लिखेंगे तो फिर बुक पढ़ने में और नोट्स पढ़ने में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो प्रीलिम्स के नोट्स फैक्ट बेस्ड बनाओ, और वो भी वो जैसे लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एनीवेज फैक्ट बेस्ड, उसको तो पूरा ही पढ़ना है। स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट जैसे मैंने उन चीजों के नोट्स बनाए थे जो जिनकी कवरेज बहुत डाइवर्स है, मतलब मुझे एक सोर्स से जो चीज नहीं मिल पा रही, सिर्फ उन चीजों को मैंने प्रीलिम्स बेस्ड नोट्स बनाए थे। इन्वायरमेंट के मैंने नोट्स बनाए थे न्यूज़पेपर से ही, और शंकर जो बुक है हमारी, उससे भी कुछ कुछ मैंने ऐड कर दिया। मेंस के नोट्स की अगर मैं बात करूं, तो मेंस के मैंने सब टॉपिक्स देखे थे, सिलेबस को उठाया था और उसके हर सब टॉपिक मैंने देखा था। कुछ सब टॉपिक्स बहुत ही स्टैटिक है, जैसे जीएस2 में बहुत स्टैटिक पार्ट्स हैं जिसके नोट्स की जरूरत फिर से नहीं है। पर कुछ बहुत डायनेमिक एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ चैरिटीज या रोल ऑफ एनजीओज इन डेवलपमेंट, ये जीएस2 का पार्ट है। तो इसके नोट्स कभी भी एक जगह से इसके नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसके नोट्स बहुत सारे सोर्सेज से, इंटरनेट से
और कुछ जो मैगजीन निकलती है उनसे मैंने उनके नोट्स बुलेट पॉइंट्स में बना दिए। GS3 के नोट्स मैंने डेटा पॉइंट्स की तरह बनाए थे, क्योंकि उसमें डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बहुत अच्छे फ्लो चार्ट्स जो आते हैं एडिटोरियल्स में या न्यूज़पेपर्स में, वो भी मैंने नोट डाउन कर लिए थे GS3 के लिए। GS4 के लिए मैंने फिलोसफर्स वगैरह के नोट्स बनाए थे, बिकॉज बहुत सारे आंसर्स में वो हम यूज कर सकते हैं, और कोटेशंस के भी मैंने नोट्स बनाए थे GS4 के लिए। और GS4 के लिए 3-4 चीजें मैंने की थी, जैसे हमारे जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसकी डेफिनेशन जरूर आती है एग्जाम, तो मैंने एक लिस्ट ऑफ डेफिनेशन एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स लिख लिया था एक A4 साइज शीट पे, और उसकी 2-2 लाइंस की वेरी सिंपल और ल्यूसिड डेफिनेशन मैंने लिखी थी, और साथ में 2-2 एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ के और एडमिनिस्ट्रेशन साइड की लाइफ के एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए थे GS4 के। मैम GS पेपर 4 की आपने बात की कि किस तरीके से फिलोसफर्स के आपने नोट्स बनाए और सभी एग्जांपल्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड किया। मैम किस तरीके से ये एक स्टूडेंट को समझना है कि एक आंसर में आपको कैसे एग्जांपल्स देने हैं? एग्जाम्पल्स हमारे जो भी हम थ्योरी लिखते हैं, जैसे एथिक्स इज नॉट जस्ट थ्योरी, हम एनीवेज 3 घंटे के एग्जाम में ये नहीं देख सकते कि इंसान ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट है, ये सब हम नहीं देख सकते। तो अगर हम थ्योरी लिखते हैं वो तो सभी लिखेंगे, पर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्रेडिबिलिटी देते हैं हमारे आंसर। जैसे अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं और उसमें मैं ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं, सपोज कोई क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, तो अगर हम उसमें कोई पास्ट IAS ऑफिसर का एग्जाम्पल देते जो सर्विंग भी है, या कोई एक्स IAS ऑफिसर का एग्जाम्पल देते जो बहुत फेमस है, जैसे रजनी मैम है, अशोक खेमका सर है, अगर हम उनका एग्जाम्पल देते तो ये समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट तो इंसान को पता है, पर उसको ये भी समझ में आता है कि अप्लाई कैसे किया जाए। तो वो मतलब हर आंसर में एग्जाम्पल्स ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर हाँ जैसे अगर कोटेशंस है तो कोटेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, हर 2-3 क्वेश्चन हमारे कोटेशंस बेस्ड आते हैं, तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल्स डालते हैं या अगर हम उसमें बुद्धा का कोई एग्जाम्पल डालते हैं, तो इट विल गिव अ क्रेडिबिलिटी कि हाँ हमें कोटेशन भी समझ में आ गई है और हम उसे इलेबोरेट भी कर सकते हैं। अब केस स्टडीज में जैसे हम एग्जाम्पल्स की बिल्कुल भी जरूरत है, और कोटेशन में अगर हम एक आध एग्जाम्पल, जैसे अगर 5 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल डाल दें, थ्योरी के सपोज 6 क्वेश्चन है तो उसमें से भी अगर हम 2 क्वेश्चन में एग्जाम्पल डाल दें तो उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर हम अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स दें, विच विल बी इवन बेटर, कि हमें ये समझ में आता है कि हमने भी ये अप्लाई किया है अपनी लाइफ। श्योर मैम, जो भी बातें आपने कही है वो बहुत एस्पिरेंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, स्पेशली जो GS पेपर 4 का पेपर GS पेपर 4 है वो बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है इफ यू नो हाउ टू राइट द आंसर्स प्रॉपर्ली। मैम अगर हम ये 4 अटेम्प्ट्स की बात करें, आप किन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहेंगे व्हिच हैज हेल्प्ड यू इन योर 4th अटेम्प्ट टू गेट योर नेम इन द फाइनल लिस्ट? The very first thing is, again I would like to repeat, interconnected है। मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को सेपरेट नहीं किया था, मैंने एक होलिस्टिक प्रिपरेशन की। सेकेंड थिंग, नॉट इग्नोरिंग एनीथिंग। जैसे मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में मिडिवल हिस्ट्री को काफी इग्नोर कर दिया था, पर इस बार मैंने किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो कितना ही कम आता हो, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने 3 बार ही पढ़ी। तो द सेकेंड थिंग इज नॉट इग्नोरिंग एनी सब्जेक्ट या नॉट इग्नोरिंग एनी सब पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिलेबस को पढ़ना। प्रीलिम्स की अपनी रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू क्वालिफाई द मार्क्स। मेंस की अपनी रिक्वायरमेंट है, आपको एक ल्यूसिड आंसर लिखना है और रीडेबिलिटी इंक्रीज करनी है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए यस आपको सारी चीजें पता है। और तीसरी चीज, इंटरव्यू के लिए हम उसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, इंटरव्यू नहीं कहते। तो हमें रिक्वायरमेंट समझनी है यूपीएससी की, वो कि हर स्टेज में वो क्या चाह रहे हैं, और सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें। Thank you so much, ma'am, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to know about your journey और जिस तरीके से आपने बताया हम सभी को कि सिर्फ एक लाइन, I can do it, will help you to sustain in this journey. Thank you so much once again, and the entire team wishes you all the very best. Thank you. Thank you.